जय माँ भगवती। कल से आज बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शायद आप लोगों को थोड़ा दिखाई भी दे रहा होगा, शायद थोड़ा आराम किया हूँ ज्यादा। गाना बेहतर होगा कि नहीं तो कहना मुश्किल है, और ये दावा कोई नहीं कर सकता। मंच तो परीक्षा है, चाहे वो कोई भी बैठे वो परीक्षा देता है। मंच की परीक्षा मंच के देवता लेते हैं। कितने ही लोगों को देखा हमने कि दावा किया उन्होंने कि मैं तो ऐसा करता हूं वैसा करता हूं, लेकिन मंच कब गिरा दे, कब लंगड़ी मार दे, पता नहीं चल पाता है। तो प्रत्येक मंच प्रदर्शन को अपनी एक परीक्षा मान लेनी चाहिए। परीक्षा भी है, कक्षा भी है। हर एक मंच प्रदर्शन कुछ सिखाता रहता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो सीखने को आतुर है तो उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अपनी गलतियों से सीखता है, दूसरों की अच्छाइयों से सीखता है। कैसे परिस्थितियों को संभालना है, कैसे गाना है, ये घर बैठ करके नहीं हो सकता है। आप घर बैठ के रियाज कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। इसीलिए हमारे गुरुजनों ने कहा हुआ है कि देखिया सीखिया परीक्षा। पहले आप दूसरों का देखिए, सीखिए, अब परीक्षा भी देते रहिए। तीनों काम जब साथ चलेगा तब ये कलाकार बनता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप घर बैठ के 100 दंड बैठक लगा लेते हैं, वो एक कुश्ती लड़ने के बराबर होता है अखाड़े में। यानी अखाड़े में एक बार कुश्ती लड़ना घर में 100 बार दंड बैठक लगाने के बराबर होता है। यहाँ में कुश्ती नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो सामने है कि हम जो कुछ भी घर में कर सकते हैं उसको यहाँ पे मंच की कसौटी पर पहले कसते हैं। जब देखते हैं कि हम इस लायक थोड़ा बहुत हो गए हैं तो अंदर से बड़ा संतोष मिलता है। और वो जो खुशी होती है वो आपको एक सीढ़ी, एक पावदान, एक पायदान ऊपर कर देती है। इसी तरह संगीत के सोपान में चढ़ना होता है, शास्त्रीय संगीत की बात। इसी में सारी ये परीक्षा है। बाकी अगर आप कुछ किसी एक का गाए हुए गाने को रिपीट करके, उसको कॉपी करके, कवर बना करके करते हैं, वो एक अलग चीज। फोटोस्टेट की दुकान चलाने वाला किताब लिखने वाला नहीं माना जाता है। फोटोस्टेट करने वाला जो होता है वो किसी की किताब का कॉपी करता रहता है। वो इसका दावा नहीं कर सकता है कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है मेरा है। वो सिर्फ फोटोस्टेट करता है। और जो किताब लिखता है तो वो हो सकता है कि वो एक बहुत छोटी सी कहानी लिखे जिसका कोई बहुत महत्व हो ना हो। तब ये जो परीक्षा है या जो प्रोसेस है सीखने का और समझने का, अपनी कमियों को पहचानने का, परिस्थितियां कैसे बदलती है, वो बिना खुद परीक्षा दिए तो नहीं हो सकता है। लेकिन परीक्षा देने से पहले दूसरों की परीक्षा दे भी लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप प्रयाग संगीत समिति की परीक्षा देने के लिए आपको मालूम मेरा कल नंबर आने वाला है, और आज अगर आप बैठ करके दूसरों का एग्जाम्स को कैसे पूछ रहे हैं, कैसे गा रही है, कैसा उसका तबला सही हो रहा है कि नहीं, इस तरह से चीजों को आप जब देखते हैं ना तो बहुत जल्दी सीखते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों को सुनना बेहद जरूरी है, गुरुजनों को सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और अगर आप मास्टर्स को, बड़े बड़े कलाकारों को सुनते हैं तो बहुत जरूरी है। सुनना हर स्थिति में लाभदायक होता ही। हम लोग अपना समय याद करते हैं, 87, 88, 86 ऐसे समय की बात होगी। हम लोगों ने 5-6 साल संगीत सीखा ही था कि हम लोग को लगता था कि सुनने के मौके और मिलने चाहिए।
संजोग से बनारस में उस समय उतने कार्यक्रम नहीं होते थे, या होते भी थे तो साल में 1, 2, 3 इतना ही हो पाता। हालांकि जो होते थे वो जबरदस्त होते थे। एक कार्यक्रम होता था, लोग वर्षों याद रखते थे। आज भी बहुत सारे लोग बता सकते हैं कि हाँ, हमने पंडित रविशंकर जी का सितार सुना, वो बिहार बजाए थे, और उसके बाद उन्होंने हेम बिहार में गद्य बजाया था, ऐसे बताने वाले भी होंगे। उसमें किशन महाराज जी के साथ किस ताल में वादन हुआ, 13 हुआ, 11 हुआ, क्या क्या हुआ, सब बताने की स्थिति में होते हैं लोग, क्योंकि वो जो प्रस्तुतियां हुई थी वो हीरे की तरह थी, चमकदार। ऐसी चमक हर कार्यक्रम में हुआ नहीं करता है, लेकिन चूंकि सुनने की इच्छा अधिक थी हम लोगों की, तो हम लोगों ने अपने दोस्तों में कुछ ग्रुप बना करके हम लोग ग्वालियर तक चले जाते थे। ग्वालियर जानते हैं, यहाँ से करीब करीब 600-700 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर है, थोड़ी दूरी है। और उस समय ट्रेन भी थोड़ी स्लो चलती थी, और रिजर्वेशन वगैरह का भी डिब्बे नहीं हुआ करते थे, स्लीपर के डिब्बे नहीं होते थे, जो भी है जनरल डिब्बे। तो उसी में हम लोग ऑक्युपाई करके उसी में बात करते हुए एक टीम बना के 15 लोग 12 लोग चले जाते थे। मेरे पिताजी माताजी भी लेके गए, मुझे साथ लेके गए। एक बार नहीं, 2-3 बार गए, 3 बार गए, अलग अलग वर्षों में। वहां जो कार्यक्रम होता था उसमें देश के उस समय के जो शीर्षस्थ कलाकार थे वे आते थे। अब शीर्षस्थ कलाकार वाली बात भी थोड़ी सी होनी चाहिए। उस समय के शीर्षस्थ कलाकार कौन थे और आज के युग में, आपके युग में कौन है, ये थोड़ा सा हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि पुराने जमाने की आप तारीफ करते हैं आज के जमाने में। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक भीमसेन जोशी जी के जाने के बाद दूसरा किसको आप मानते हैं कि उसके बराबर है, या किशोरी अमनकर जी के जाने के बाद जब उनका जमाना था तो वो कौन सी अब महिला गा रही है जो कि उनके बराबर की हो, या उन्होंने भी वैसा ही ऑरा फैलाया है। रविशंकर जी की बात कर लें, अमजद अली खान साहब की बात कर लें, किसकी बात की है। उस जमाने में जो छोटे छोटे कलाकार भी आते थे वो भी बहुत बड़े थे, उनकी प्रस्तुतियों का आनंद ही कुछ और होता था। उसमें दोनों ही बातें, श्रोता भी अगर बनारस से उठ करके ग्वालियर तक जा रहे हो तो कलाकार भी तो ऐसे ही होने चाहिए, नहीं ऐसी कोई जाएगा थोड़ी। और हम लोग वहाँ पे हजीरा बोल के एक जगह है, वहाँ पे कुछ तानसेन जी का वहाँ पे समाधि स्थल है, कार्यक्रम इसी के बगल में ही होता था, समाधि स्थल के बगल। वहाँ पे मोहम्मद गौस साहब का मकबरा है बड़ा सा, उसके बगल में थोड़ी दूर में तानसेन का मकबरा, और बाकी खुले जमीन होते थे काफी, उसी जगह पे कार्यक्रम होता है। ऐसा भी हुआ है कि कार्यक्रम जिस समय चल रहा था दिसंबर के महीने में टेम्परेचर -1 डिग्री तक चला गया था, -0.9 डिग्री था, एक बार पेपर में आया था वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि खुले आसमान में रात रात भर प्रोग्राम देखना, वो भी इतने टेम्परेचर में क्या रहा होगा। पुआल जलाए जाते थे, पुआल में आग लगा करके लोग थोड़ा सेक के आ जाते थे, फिर वापस आकर के फिर बैठते थे, गद्दे बिछे होते थे, पुआल लगा करके उसके ऊपर गद्दे रख करके तब, क्योंकि नहीं तो जमीन से ठंडा रहता। और जो चीज बिछा रहता था कंबल वगैरह वही उठा करके लोग ऊपर से ओढ़ भी देते, लेकिन संगीत ठंड से भागा नहीं। आज के जमाने से तुलना करिए तो अब न तो वैसे कलाकार रह गए और न वैसे श्रोता रह गए, तो संगीत कैसे वैसे ही रह जाएगा। आखिर संगीत किसी श्रोता के माध्यम से कलाकार के द्वारा ही तो उत्पन्न किया जाता है। जब दोनों ही नहीं है तो फिर संगीत भी वैसे ही होगा, छोटा सा अपना सा हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। रात रात भर सुनने के बाद एक बार ऐसा भी हुआ था कि काफी बारिश, बहुत ज्यादा, इतनी बारिश हुई कि वहां पे सारा गद्दा और जो भी था बिछा हुआ सब तो गए काम से, क्योंकि और श्रोता भी तो 4-5 हजार ना, कोई बंद नहीं बना सकते, 4-5 हजार मिनिमम श्रोता हो जाते थे। वो भी कब, 3 दिन का कार्यक्रम, 3 रात और 2 दिन लगातार। आज शाम को हुआ, रात को रात भर का हुआ, सुबह फिर दोपहर को हुआ, और उसके बाद फिर रात को हुआ, फिर दोपहर को, फिर रात को, ऐसे करके समापन। तो 5 सत्र हो गए, लेकिन सुबह शाम होता था और पूरे रात भर चलता रहता था। एक ही रात में हमने पंडित रविशंकर जी को और अमजद अली खान साहब को
और बीच में श्रीकांत देशपांडे, इस तरह से जाते कलाकार बहुत ज्यादा नहीं होते थे, 5-6 इतने में रात बीतती थी, क्योंकि रविशंकर जी बैठेंगे तो उनको तो 3-4 घंटा चाहिए कम से कम। यहाँ तो बस खाली बैठे नहीं कि कुरकुर करके भागने के फिराक में करते हैं, मेरा ट्रेन है, मुझे फ्लाइट पकड़ना है, मेरा पैसा दे दो मैं जाऊँ। तो वो सब जमाना तो था नहीं, पहले कलाकार पहले ही बोलता था देखो भाई हम बैठेंगे तो थोड़ा लंबा चलेगा। तो रविशंकर जी का याद है हमको, अमजद अली खान साहब बजाए, उसके बाद फिर श्रीकांत देशपांडे जी का लंबा जबरदस्त गायन हुआ, उसके बाद फिर उनका इस तरह से 3 या 4 आइटम में रात बीत गई। और तानसेन की समाधि पर ये कार्यक्रम होते होते एक बार बड़ी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई कि एक तो ठंडी कर दी, ऊपर से बारिश लगा था ऐसे बर्फ ही गिर रहा हो। हम लोग के पास उतने साधन नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग एक वहाँ पे धर्मशाला ले लिए। धर्मशाला में कमरा होता था, एक चौकी दे दिया जाता था, चौकी में कोई चादर नहीं, कोई तकिया नहीं, वो आपको लेके चलना पड़ता था। पहले लोग बेडिंग मांग के ला जाते थे ना, तो हम लोग भी अपना तकिया चादर लेके जाते थे। फिर वहाँ रहना, बाहर एक साथ जहाँ पे कॉमन बाथरूम्स, कॉमन टॉयलेट सब होते थे, उसी में अपना रह करके 3-4 दिन तक हम लोग आनंद लेते थे। तो जब बहुत बारिश हो गई तो युवा की कार्यक्रम अब कैसे होगा, सारे कार्यक्रम को उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया वहाँ के अलग अलग स्कूल्स। अब जैसे किसी स्कूल का एक हॉल है, किसी और दूसरे स्कूल का हॉल है, तो यह हुआ कि पहले सूचना मिल गई कि आज का कार्यक्रम शाम वाला फलाने उसमें होगा, पेपर में निकलता था, कोई व्हाट्सएप तो था नहीं, तो पेपर में निकला कि आज का कार्यक्रम, उससे हम लोग खोजते पहुंचे, वहाँ कार्यक्रम हॉल में हो रहा है, स्कूल के हॉल में। अगले दिन का किसी दूसरे स्कूल में हो रहा है, वहाँ खोजते पहुंच गए। वहाँ पे हम लोगों ने उस बार उनको याद है जसराज जी का बिहार सुना था, बहुत लंबा, बहुत ही अच्छा गाए थे। और मुनव्वर खान साहब का भी सुना था, वो यादगार दरबारी गाए थे, जो अजय चक्रवर्ती जी हैं उनके गुरु, जो बड़े गुलाम अली खान साहब के बेटे। तो वो जो गायकी थी वो तो जबरदस्त थी। पटियाला की गायकी होती क्या है वो उस समय दिखाई देती थी, उसकी तुलना आज की गायकी से नहीं कर सकते। वो मुनव्वर अली खान साहब के गले में जो मिठास थी, पंजाब के गायकी की मिठास, और साथ में वो हरकतें और वो जबरदस्त। मालिन वसंत का ऐसा कोई राग बहुत ही सुंदर, बहुत लंबे इसमें गाया था, दरबारी भी गाया था, क्या क्या सुना था, कितनी यादें हैं। मालिनी राजुलकर जी को सुना, किशोरी अमनकर जी को, जितेंद्र अभिषेकी जी को, लाइन से जब 2-3 दिन के अंदर बहुत होता था। लोग रात दिन पूरी तरह से जागते हुए, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजेस में भी उस समय छुट्टियां हो जाती थी। ये होता था कि एक दिन छुट्टी है क्योंकि तानसेन का वो चल रहा है, समाधि, उनका उर्स चल रहा है, एक उर्स ही बोलेंगे इसको ना, उन्हीं के उसमें कार्यक्रम होता है, तो चल रहा है। ऐसे परिस्थितियों से होते हुए हम लोग गुजरे हैं, इसलिए हम लोग के लिए थोड़ा आसान रहा है गाना बजाना। आज के जमाने में बहुत मुश्किल है, जिसमें आप लोग कर रहे हैं ये बड़ी बात है, क्योंकि आज के जमाने में आपको गाना बजाना करना सपोर्ट नहीं करते, आप खुद से अपना रास्ता ढूंढते हैं, रास्ता बना हुआ नहीं मिलता है। फिर भी आप लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसको बनाए रखिएगा, अब बनाना पड़ेगा। अब वो रास्ता नहीं है कि आपके पास एक रास्ता है आप उसमें से चल दिए, जंगल में अपना रास्ता खुद बना के जाना है, और जंगल में आपको रास्ता देने वाला कोई नहीं है, आपका रास्ता ब्लॉक करने वाले लोग हैं। इसलिए मेहनत आप लोग कर रहे हैं, और ज्यादा मेहनत करिए और ज्यादा दीजिए। तो फिलहाल रोज कुछ छोटी छोटी बातें करने का निर्देश हमको मिला हुआ है रागिनी मैम से, कहा कि आप कुछ जरूर अपनी कुछ बात शेयर किया करिए। ठीक है, तो जब जैसी बात याद आएगी कुछ न कुछ बोलेंगे, जिसको अच्छा नहीं लगता वो 10-15 मिनट बाद आया करे, ऐसा मयंक जी का परिचय तो दे ही दिया रागिनी ने बहुत अच्छे से, हमारे बचपन के मित्र हैं, हम लोग साथ में गाना बजाना किए युवावाणी में, आकाशवाणी में। और ये है हमारे बगल में बैठे हुए अंकित, जैसा आप जानते हैं कि
पंडित किशोर मिश्र जी के ये बेटे हैं। तबला तो इनके खानदान में कम बजा है, सारंगी ही ज्यादा बजा है। इनके चाचा और कई कई चाचा जो है वो सारंगी वादक, उनके पिता, पिता के भाई, इस तरह से 7-8 पुस्तकों से लगातार सारंगी बज रहा है उनके घर में। सारंगी का खास खानदान या परंपरा माना जाता है ये बनारस का। और संजोग से इनके घर के काफी सारे कलाकारों के साथ मेरा गाना बजाना हो चुका है। अंकित, संदीप, संगीत, विनोद भैया, संतोष भैया, इन लोगों के गुरु पंडित नारायण मिश्र जी, पंडित भगवान दास मिश्र जी, ये सभी लोगों के साथ कभी न कभी हमको गाने का सौभाग्य मिला है। एक महान परंपरा के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमको जुड़ने का मौका मिलता है, मुझे खुशी मिलती है। तो आज अंकित का भी स्वागत है और तो बुला के मैं स्वागत करता हूँ। मैं राग, ये भी आप लोग का पहचाना हुआ राग है, मधुघोष।